जय हिंद प्यारे साथियों, हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट यानी सुपर सेट हम करने वाले हैं। रिवीजन करने का या प्रैक्टिस सेट लगाने का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि एक तो आपका समय बचता है और दूसरा इस तरीके से जो भी आपने पढ़ा है अब तक उसका रिवीजन अच्छे से हो जाता है। और सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है कि आपके नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो ये बहुत सारे फायदे होते हैं प्रैक्टिस करने के। प्रैक्टिस आप लगातार करते रहोगे तो फिर आपको बाकी चीजें जो थ्योरी होती है या जो आपने नोट्स बना रखा है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बार बार सवाल आपके सामने आते हैं और सवाल किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये भी सब आपको फंडा पता चल जाता है। ठीक है भाई, तो आज हम फिर से हिंदी का सुपर सेट करने वाले हैं, जिसमें कि पहले ही सवाल यहाँ पर मैंने रखा है कि बाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा होगा। इसमें संधि तो हमें बतानी ही बतानी है, प्लीज प्लस आपको यह भी बताना है इसमें कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है भाई, बताओ भाई क्या इसका आंसर रहेगा। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए कि इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है संधि शब्द कौन सा होगा। बाणी धन औचित्य यानी कि बाणिचित्य, बाणोचित्य, बाणोचित्य, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाणोचित्य, बाणोचित्य का मतलब आप देखोगे इस पर आपको दो मात्राएं नजर आ रही हैं। और सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि जहां पर आपको दो मात्राएं नजर आए, दो मात्राएं आपको नजर आए, वहां पर वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक है भाई, वृद्धि संधि। बोले ठीक है, अगर कहीं पर एक मात्रा मिल जाए तो 90%, 95% आपको चांस बता रहा हूं ये कि 95% आपका क्या होगा, आंसर जो मैं बता रहा हूं वही होगा। यानी कि जहां पर आपको दो मात्राएं मिल जाए, अब वो दो मात्राएं आपकी ये वाली भी हो सकती हैं और ये वाली भी हो सकती हैं। ठीक है भाई, ये भी हो सकती हैं और ये भी, दोनों में जैसे सदैव है, सदैव, जैसे मैं यहाँ पर सदैव लिख देता हूं, सदैव, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी वृद्धि संधि हो जाएगी दोस्त। ठीक है, लेकिन कहीं आपको एक मात्रा मिल जाए, चाहे वो मात्रा ये वाली मिल जाए, चाहे वो मात्रा आपको ये वाली मिल जाए, दोनों में से कोई भी मात्रा मिल जाए तो इसमें गुण संधि हो जाती है। कौन सी दोस्त, इसमें गुण संधि हो जाती है। तो ये चीज छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर बाणोचित्य इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें इसमें हमसे कहा जा रहा है कि तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती थी, वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। वे तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती थी में कौन सा अलंकार है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है दोस्त, अलंकार पूछ रहा है। बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं कि देखो, जहां पर आपको एक शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आना चाहिए कि वहां पर यमक अलंकार हो जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। यहां पर अनुप्रास में क्या होता है, अनुप्रास में होता है कि जब एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो, सॉरी शब्द नहीं, वर्ण, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। यहां पर वर्ण की आवृत्ति होती है और यहां पर शब्द की आवृत्ति होती है। यहां पर शब्द की आवृत्ति, यहां पर शब्द की आवृत्ति होती है और यहां पर क्या है भैया, वर्ण की आवृत्ति होती है। दोनों में बस इतना सा फर्क है। ठीक है भाई, और श्लेष में क्या होता है, कोई शब्द, एक ही शब्द आता है और उस एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहां पर श्लेष हो जाता है। और रूपक में क्या होता है भाई, रूपक को आप अच्छे जानते हो, रूपक हो या उपमा हो, ये सब कैसे होते हैं, जब जहां पर आपको सासी से मिल जाए वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये बात आपको समझ में आ गई हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो बेर है, तीन बेर, यानी कि तीन बेर यहाँ पर फल को दर्शा रहा है और यहाँ पर संख्या को दर्शा रहा है। यहां पर तीन बेर खाती थी तो यहां पर संख्या को दर्शा रहा है। इतनी बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई सवाल के अंदर, इसको मिटा लेते हैं फिर करते हैं। इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है, बोले क्या कह रहे हैं कि योगदान में कौन सा समास है, योगदान में कौन सा समास है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो योगदान में कौन सा समास रहेगा, योग का दान या योग के लिए दान, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है भाई, इसमें क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्मधारय आप जानते हो, के समान या है जो, इसकी पहचान होती है। जब आप किसी भी शब्द को तोड़ोगे तो उस तोड़ते वक्त आपको वहां पर मिलेगा के समान, के समान, के समान, या फिर आपको मिलेगा है जो,
है जो, ये चीज आपको जब आप उस शब्द को तोड़ोगे या उसका विग्रह करोगे तो आपको यहाँ पर राइमिंग में, उच्चारण में ये दोनों चीज आपको मिलेंगी, तो वहां पर क्रमधारय हो जाएगा। बहुब्री में वो होता है जितने भी देवी देवताएं होते हैं वो सब के सब किसको दर्शाते हैं, बहुब्री को दर्शाते हैं, और इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है भाई, अव्यय भाव में उपसर्ग लगे हुए होते हैं, ये बात आप अच्छे जानते हो। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। हर चीज आपका जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, ये गारंटी है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है आप यहाँ पे करो, कहीं भी करो, ऑफलाइन भी आप कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट ले लो और करते रहो। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्त, नंबरों को बढ़ाने का एकमात्र फॉर्मूला प्रैक्टिस सेट लगाना, उससे आपका समय भी बचेगा और प्लस आपके नंबर भी बढ़ेंगे। पत्थर को जोंक नहीं लगती मुहावरे का सही अर्थ है। पत्थर को जोंक नहीं लगती मुहावरे का सही अर्थ हमें बताना है। पत्थर को जोंक नहीं लगती, तो पत्थर को जोंक नहीं लगती, सबल का शोषण नहीं होता। सबल का शोषण नहीं होता, सबल मतलब जो बलवान होते हैं उसका शोषण नहीं होता। मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, नहीं भाई मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती। पत्थर को जोंक नहीं लगता, यानी कि पत्थर है इसलिए यहाँ पर मजबूत का इस्तेमाल करा है, तो भ्रमित मत होना, ये आपका आंसर नहीं होगा। दो धूर्तों में प्राय टकराव नहीं होता, बिल्कुल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता, ये आपका आंसर बनेगा। हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जो जिद्दी व्यक्ति होते हैं उन पर अपने काम को लेकर, देखो इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी होता है। हड्डी जो पागल होते हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशरम टाइप के होते हैं, एक वो होते हैं। एक हड्डी वो होते हैं जो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा परिपक्व होते हैं, उन्हें सिर्फ अपने काम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो भी अपने काम में हड्डी होते हैं एक तरीके से। तो पत्थर को जोंक नहीं लगना यानी हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आप पढ़ते हो तो फोन आए कुछ आया आपको फर्क नहीं पड़ता, आप पढ़ते ही रहते हो, तो आप क्या है, किताबी कीड़े हो, हड्डी हो। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, क्या कहना चाह रहा है दोस्त, इसमें हमसे कहा जा रहा है, बोले क्या कह रहे हैं, बोले देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है। इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है, क्या कह रहा है, निस्दिन बरसत, बरसत नहीं बरसते होगा यहाँ पर, बरसते बरसते नैन हमारे, किस दिन बरसते नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है। इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है, तो आप यहां पर देख रहे हो नैन बरस रहे हैं, नैन बरस रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यहां पर कुछ ना कुछ दुख भरी बात होगी, और दुख भरी बात होगी तो यहाँ पर वीर का कोई काम नहीं है, भयानक का कोई काम नहीं है, बादशाल्य का कोई काम नहीं है, बच्चों को खिला रहे हैं, नहीं भाई, यहां पर श्रृंगार हो जाएगा। आप कहोगे श्रृंगार तो प्रेम का भाव होता है, लेकिन मेरे दोस्त श्रृंगार के दो भाग होते हैं, पहला और दूसरा। इसमें दो भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है संयोग श्रृंगार, एक तो हो जाता है संयोग श्रृंगार हो जाता है, और एक हो जाता है इसमें, एक हो जाता है दोस्त वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। वियोग में जो होता है इस वाले में, इसमें बिछड़ने की बात होती है, जब एक नायक या नायिका एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो वहां पर वियोग हो जाता है, यहां पर बिछड़ने की बात होती है, यहां पर बिछड़ने की बात होती है, लेकिन यहां पर प्रेम की बात यानी मिलन की बात होती है, यहां पर मिलन की बात होती है। जब नायक और नायिका आपस में मिलते हैं तो वहां पर संयोग हो जाता है, लेकिन नैन बरस रहे हैं तो इसका मतलब वो प्रेम, जो नायक नायिका है वो बिछड़ रहे हैं, यानी वियोग हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रृंगार रस इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये बात आपको समझ में आई, तो मुझे ये बता दो कि इस श्रृंगार रस को क्या कहते हैं, इस श्रृंगार रस को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे इस श्रृंगार रस को रसराज भी कहते हैं, रसराज, रसराज यानी रसों का राजा, श्रृंगार रस को रसों का राजा या रसराज भी कहते हैं। ठीक है भाई, और इसका स्थायी भाव क्या होता है, तो आप कहोगे इसका स्थायी भाव होता है रति, ये चीज भी आप छाप लेना, इसका स्थायी भाव रति होता है, या प्रेम भी आप कर सकते हो। अगले पे आ जाते हैं, और बाकी आपको पता होगा वीर रस का भी आप जानते हो, भयानक का भी जानते हो। ठीक है भाई, नहीं जानते हो तो अगली वीडियो में बता दूंगा। क्या कह रहा है भाई, इसमें ज्यादा जानकारी देना भी ठीक नहीं है क्योंकि गड़बड़ हो जाती है, फिर वीडियो ज्यादा लंबा चला जाता है। इसमें कह रहा है हमसे कि चौकी का तत्सम शब्द है, चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा, तो आप अच्छे जानते हो तत्सम क्या होते हैं, तो आप कहोगे भैया जी तत्सम हम उन्हें कहते हैं जो संस्कृत के होते हैं,
जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। और जो हिंदी वाले शब्द होते हैं, ऐसे आप पहचान बता रहा हूं वैसे आपको नॉर्मली, उनको तद्भव बोलते हैं, तद्भव, उनको तद्भव बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो तत्सम संस्कृत वाले होते हैं, तो बताओ इसमें कौन सा होगा। तो चौकी का तत्सम होता है, चौकी का तत्सम मेरे दोस्त हो जाता है चतुष्पादिका, चतुष्पदिका होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चौकी का जो तत्सम होता है वो चतुष्पदिका होता है। ठीक है भाई, ये पादिका नहीं होगा बल्कि पदिका होगा। थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका आंसर हमें मिल गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं, देखना भाई क्या कहना चाह रहा है इसमें। इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है हमसे खिड़की किस प्रकार का शब्द है, खिड़की किस प्रकार का शब्द है। क्या खिड़की आप यहां पर जो देख रहे हो ये तत्वव है, विदेशिज है, देशिज है या फिर संकर है। तो मैंने बताया था ये होता है हिंदी वाला। विदेशिज, विदेशिज उसको बोलते हैं जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इनके जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, विदेशी हो जाते हैं। लेकिन जो खिड़की है वो कैसा है दोस्त, वो एक देशज शब्द हो जाएगा। कैसा दोस्त, देशज शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे गल्ला। बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भाई, लगाओ जोर, एडी से पाओ। तो अध का विलोम शब्द है, अध का विलोम शब्द क्या बनेगा भाई जरा बताओ, अध का विलोम शब्द क्या बन जाएगा मेरे दोस्त। तो आपका आंसर आना चाहिए, अध होता है नीचे और इसका विलोम जब आपको बनाओगे तो यहाँ पर ऊपरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर समाप्त को आप देखोगे तो यहाँ पर आरंभ भी हो सकता है, आरंभ, और आरंभ आपको ना मिले तो यहाँ पर प्रारंभ भी हो सकता है, प्रारंभ, आरंभ और प्रारंभ भी हो सकता है ना। और आप यहाँ पर रिक्त का पूर्ण हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो रिक्त का विलोम क्या बनेगा, पूर्ण बन जाएगा, या पूर्ण का विलोम रिक्त बन जाएगा। लेकिन अध का विलोम क्या बनेगा, ऊपरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले पर चलते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। आ जाओ बरेली के बाजार में, ठीक है भाई, आओ कभी हवेली पे। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि धूसर का पर्यायवाची होगा, धूसर का पर्यायवाची होगा। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि धूसर किसको बोलते हैं। तो आप कहोगे गधे को बोलते हैं, किसको, गधे को। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में तो गधा है ही नहीं, ऑप्शन में तो गधा है ही नहीं, तो क्या करें। तो आप कहोगे गधा नहीं है तो आप बेसर लगा दो, बेसर, इसको क्या लगा दो, बेसर। और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, गधा भी बोलते हैं, गधा भी बोलते हैं इसको, बोले ठीक है। और इसको खर भी बोलते हैं, खर, इसको खर भी बोलते हैं। और कुछ बोलते हैं क्या इसको, आप इसको खर बोल सकते हो, गधा बोल सकते हो, बेसर बोल सकते हो, बैसाख नंदन भी बोलते हैं इसको, बैसाख नंदन, बैसाख नंदन, नंदन, बैसाख नंदन भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है भाई। तो और भी इसके पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन अभी मुझे इतने ही रिकॉल हो पा रहे हैं कौन कौन से, बेसर, गधा, खर, बैसाख नंदन। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें, इसमें कह रहा है हमसे अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताएं, अंश और अंश का सही युग्म अर्थ बताएं। आप अच्छे जानते हो ऐसे जो शब्द होते हैं उनका जब उच्चारण करते हैं तो वो बोलने में सेम होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। इनको बोलते हैं सम भिन्नार्थक शब्द, समऋषि भिन्नार्थक शब्द इनको हम बोलते हैं। तो इसका आंसर आपको दे देना चाहिए। देखो इस वाले अंश का जो अर्थ होता है, इस वाले अंश का जो अर्थ होता है इसको बोलते हैं हिस्सा, जो बड़ा वाला होता है उसको बोलते हैं हिस्सा, ठीक है भाई। और ये वाला अंश जो होता है इसको बोलते हैं कंधा, इसको बोलते हैं कंधा। बस यही आपका आंसर है, अंश और कंधा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंश और कंधा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना भाई क्या कह रहा है इसमें, गलती नहीं करनी है दोस्त बिल्कुल भी। क्या कहना चाह रहा है इस वाले में, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, तब तक बोले मिटाओ तभी तो आएगा, ठीक है भाई। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालीन भेद है, कौन सा भूतकालीन भेद है। आप अच्छे जानते हो जो भूतकाल है, भूतकाल है वो 6 प्रकार का हो जाता है। कितने का दोस्त, 6 प्रकार का हो जाता है। 4 यहाँ पर है और एक होता है अपूर्ण भूत और एक हो जाता है आसन्न हो गया, संदिग्ध हो गया, सामान्य भूतकाल हो गया, पूर्ण भूतकाल हो गया, अपूर्ण भूतकाल हो गया। 6 होते हैं, तीसरा मुझे याद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पर आना चाहिए
मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था। वाक्य की पहचान हमेशा अंत से होती है। तो चुका था यानी काम पूरा हो चुका है। जहां पर चुका था, चुके थे, चुकी थी मिल जाए तो वहां पर आपका आंसर आ जाना चाहिए कि वहां पर आंसर बन जाता है हमारा पूर्ण भूतकाल। कौन सा दोस्त? पूर्ण भूतकाल के हमें पता चल चुका है कि काम हो चुका है, और जब काम हो गया भूतकाल में तो वहां पर हो जाता है पूर्ण भूतकाल। अगर यहाँ पर कुछ और होता इस तरीके से, जैसे मैं कह रहा रह चुका था, रह चुका था, वो जा रहा था, तो वहां पर अपूर्ण भूतकाल हो जाता है। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है दोस्त? क्या कहना चाह रहा है यहां पर कह रहा है निम्न में कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो आप बड़ी आराम से बता दोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि विराम चिन्ह जो होते हैं हमारे 20 हो जाते हैं। ठीक है भैया, यहाँ पर विराम चिन्ह जो कामता प्रसाद गुरुजी हैं उनकी संख्या वो 20 मानते हैं, लेकिन सबको वो अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। किसको छोड़कर? एक ये पूर्ण विराम को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी सारे के सारे क्या है उनकी नजरों में एक अंग्रेजी से लिए हुए विराम चिन्ह वो मानते हैं। तो यहां पर कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा चिन्ह है जो चिन्ह की श्रेणी में नहीं आता? तो आपको कोई निर्देशक है क्या भैया? निर्देशक है? बोले हाँ वही है निर्देशक, ये वाला चिन्ह बन जाता है, ये तो है। लाघव इस तरीके से एक जीरो अंडा बन जाता है, बोले ये भी है। उपदेशक कोई नहीं होता, उपदेशक होता है उपदेश देने वाला, यानी कि जो किसी को राय देता है, सलाह मशवरा देता है, उसको उपदेश, या कोई उपदेश देता है तो उसको उपदेशक बोला जाता है। और विवरण, बोले हाँ भैया विवरण इस तरीका हो जाता है। तो ये हमारे तीनों चिन्ह होते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी उपदेश जो है ये हमारा कोई विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, और नहीं वाला हमसे पूछा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे, देखना भाई क्या कह रहा है इसमें। चलो भाई बताओ इसमें आंसर क्या हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? आपको मैं छोटा सा हिंट देता हूं कि इसमें जो त्रय लगा हुआ होता है वो आधा होता है, और बै के बाद एक आ का डंडा यानी बड़ा आ होता है। बस आपको आंसर अब मिल गया होगा। तो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र, स्वतंत्र होता है। इस पर डंडा होना चाहिए था, ये आधा होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं है तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पर डंडा तो है लेकिन ये त्रय आधा होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा आंसर। स्वतंत्र, स्वतंत्र, यहाँ पर डंडा भी है और ये आधा भी, अंकी बिंदी भी है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है भैया, तो स्वतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सही वाला हमसे पूछा था। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। बताओ भाई क्या आंसर होगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये हमसे पूछ रहा है। तो आप अच्छे जानते हो जो संज्ञा है व्युत्पत्ति के आधार पर वो कितनी हो जाती है, तो आप कहोगे वो 3 हो जाती है। बोले कौन कौन सी हो जाती हैं? तो मैं बता देता हूं आपको। पहली हो जाती है व्यक्तिवाचक, एक हो जाती है हमारी व्यक्तिवाचक, एक हो जाती है, दूसरी वाली हो जाती है जातिवाचक, जातिवाचक, और एक हो जाती है भाववाचक। कौन सी भाई? एक हो जाती है भाववाचक, भाववाचक। ठीक है भाई, तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होती है, लेकिन अर्थ के आधार पर ही कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। कैसे? इसको हम 2 भागों में तोड़ लेते हैं, एक समुदायवाचक में और एक द्रव्यवाचक में। तो ये 5 हो जाती है, 2 ये, लेकिन वो अर्थ के आधार पर होती है, लेकिन हमसे पूछा है व्युत्पत्ति के आधार पर, तो ये 3 हो जाती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। इतनी छोटी सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। क्या कह रहा है भाई इसमें? बताओ भाई क्या है इसका आंसर। इसमें क्या आंसर बनेगा? इसमें कह रहा है हमसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। करण कारक बहुवचन आप अच्छे जानते हो, करण कारक क्या होता है आप अच्छे जानते हो कि कारक जो होते हैं वो 8 हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, पदांत से, अधिकरण में, पर, ऊपर और संबोधन, ये हमारे 8 हो जाते हैं। कितने दोस्त? 8 हो जाते हैं। मैं एक घूंट पानी पी लूं बस। ये 8 हो जाते हैं, उसमें से कर्ण पूछा है। अब कर्ण की जो सही पहचान है
तो करण में आप अच्छे जानते हो इसमें से का प्रयोग होता है। किसमें? इसमें जो कारक चिन्ह बनता है वो कौन सा बनता है? तो आप कहोगे से बनता है, लेकिन आपकी तरफ से आंसर आएगा कि से तो अपदान में भी बनता है। अपदान, से तो अपदान में बन जाता है, लेकिन इसमें से तो बनता है दोस्त, इसमें से तो बनता है, लेकिन ये अलगाव होता है। अलगाव, इसमें अलगाव के रूप में से आता है, किसी वस्तु का किसी वस्तु से अलग होना। इसमें जो आता है अपदान में वो अलगाव आता है से, लेकिन इसमें जो होता है से वो माध्यम होता है। जैसे मैं बस से मुरादाबाद गया, जैसे मैं पैरों से साइकिल चलाई, ये एक माध्यम का प्रकार है। तो अनिश्चय पूछा है तो किन्हीं 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 अनिश्चय, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन हमें ढूंढना है करण। तो करण में तो को आता ही नहीं है, की भी नहीं आता, का भी नहीं आता, से आता है। ये आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसे ढूंढ लिया करो, आंसर अपने बड़ी आराम से लगा दोगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो एक सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। 37 के 37 आप यूपी पुलिस में मार के आओगे। जो कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है पूरे मार के आओगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं और आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो तब भी मस्त है, तब भी मस्त है। आओ कभी हवेली पे देखना क्या कर रहा है भाई। इसमें कह रहा है कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। इसका ठठेरा जो है, ठठेरा का हमें लिंग परिवर्तन करके दिखाना है। इसका मतलब अगर ये ठठेरा क्या है, पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो ठठेरा का जो बनेगा दोस्तों, बनेगा ठठेरिन। ठठेरिन बनेगा, ठठेरिनी नहीं, ठठेरनी नहीं बनेगा, ठठेरी नहीं बनेगा, ठठारी नहीं बनेगा, ठठेरिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठठेरा का बनेगा ठठेरिन, ठठेरिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। अगले में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक छंद में कितने चरण होते हैं। जो सामान्य रूप से अपने पास जो छंद होते हैं उस तरीके से हमसे पूछना चाह रहा है कि उसमें चरण कितने होते हैं। तो आपका आंसर आना चाहिए उधर से, बोले क्या आना चाहिए कि यहां पर हो जाते हैं 4 चरण। कितने दोस्त? 4 चरण हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहां पर जो चरण हो जाते हैं दोस्त वो कितने हो जाते हैं? बोले 4 हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है इसमें हमसे कह रहा है कि हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की, ये एक सम्मान होता है, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान है कि पुरस्कार राशि है, इसमें कितनी राशि दी जा रही है, ये हमसे पूछना चाह रहा है कि हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान एक पुरस्कार है और उस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, वो ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो हम आंसर दे देंगे 5 लाख दी जाती है, खत्म कहानी। आओ कभी हवेली पे। यहाँ पर जो दी जाती है वो धनराशि 5 लाख रुपए दी जाती है। इतना आपको याद रखना होगा। बस एक मैंने डाल दिया क्योंकि नॉर्मल सवाल कभी पूछ लेता है, क्योंकि रचनाएं इस बार ज्यादा पूछी गई थी। हर चरण में जो अपने 4 चरण में वो हुए थे, एग्जाम हुआ था, उसमें हर चरण में एक क्या हुआ था, रचना पूछी गई थी। शायद इस बार ये पूछ ले, इसलिए मैंने ये सवाल डाल दिया यहाँ पर। अगले पर आ जाते हैं। ये हमसे कह रहा है, बोले क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि परिवर्तन में उपसर्ग है। परिवर्तन में उपसर्ग कौन सा है, वो ये पूछना चाह रहा है। आप अच्छे जानते हो उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? एक मूल शब्द होता है, कोई भी शब्द होगा तो उसके आगे जो लगा हुआ होगा मूल शब्द को छोड़ के उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं, उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं दोस्त। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो बाद में लगा हुआ होता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, प्रत्यय, उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। अभी जो प्रत्यय होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, बाकी मैं बाद में बता दूंगा 2 प्रकार के कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर परिवर्तन है तो परि प्लस वर्तन, तो बर्तन यहाँ पर अलग हो जाएगा, परि अलग हो जाएगा। जो परि शुरू में लगा हुआ है वही हमारा आंसर बनेगा। बोले ऑप्शन नंबर ए में है परि, खत्म कहानी। आओ कभी हवेली पे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले पर आ जाते हैं। गलती नहीं करनी है। क्या कहना चाह रहा है इसमें कह रहा है कि हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी कौन सी है, वो ये हमसे पूछना चाह रहा है दोस्त। तो आदि जननी कौन सी है, तो मैं इसका क्रम आपको पहले बता देता हूं। तो यहां पर सबसे पहले नॉर्मल तरीके से बताऊं तो संस्कृत आ जाती है। बोले ठीक है, संस्कृत आ जाती है। बोले इसके बाद फिर पाली आ जाती है। बोले फिर पाली, और पाली के बाद कौन सी आती है? बोले प्राकृत आती है, प्राकृत आ जाती है। बोले फिर प्राकृत के बाद आती है
इसके बाद आती है अपभ्रंश, अपभ्रंश आ जाती है, बोले ठीक है। और अपभ्रंश के बाद यहां पर लिख रहा हूं मैं, अपभ्रंश के बाद आती है अपहट, अबहट, अबहट आ जाती है। और इसके बाद आती है हिंदी। अब हिंदी में एक आधुनिक हिंदी भी होती है, प्राचीन हिंदी, आधुनिक हिंदी भी, प्राचीन हिंदी होती है, मध्यकालीन हिंदी होती है, फिर उसके बाद आ जाती है आधुनिक हिंदी। तो अभी सिर्फ हमें नॉर्मल तरीके से बताना है, तो हम आंसर अपना दे देंगे कौन सा, हिंदी। तो हिंदी का जो निर्माण हुआ, जो उसका जन्म हुआ, वो कहां से हुआ, बोले संस्कृत से हुआ था शुरू में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप अच्छे जानते हो कि गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। किसमें दिए थे भैया, पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। जबकि महावीर ने किसमें दिए थे, तो आप कहोगे प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि पाली भाषा में किसने उपदेश दिए थे, तो गौतम बुद्ध ने। किसने दोस्त, वो दिए थे, गौतम बुद्ध ने दिए थे। और यहाँ पर महावीर ने दिए थे, किसमें, प्राकृत भाषा में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और बताना कि वीडियो कैसी लगी। कम से कम कहीं पर शेयर मार दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मारोगे तो जो भी करना है करो, बाकी बातें कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।